Hello students, how are you all? I am Garima Rathore. Again welcome you all to Shri Karni Academy and EduTech. Beta, we were just continuing our class 11th, very important, very interesting chapter GOC, General Organic Chemistry. और उसमें हम लोग अच्छे अच्छे से इंटरेस्टिंग से रूल्स कर रहे थे, जो रूल्स हमको बता रहे थे हाउ टू we can easily name any of the compound according to IUPAC। तो हमने बहुत सारे रूल्स देख लिए हैं और वही रूल्स जो है अभी के लिए मैं आपको डिस्कस करना चाह रही थी। आज मैं आपको कुछ और नई बातें उन रूल से रिलेटेड समझाऊंगी। तो देखो बेटा, हमारा कल की क्लास में जो हमारा रूल पेंडिंग था दैट वाज रूल नंबर 5 तक हम लोग ने कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 6 से, और रूल नंबर 6 हमें बताता है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने कब फॉलो करना है? तभी करेंगे आप जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? दे आर मोर देन वन टाइप। ओके, आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो एक ही टाइप के नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपके पास क्या तरीका बच जाता है? दोनों का नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब जब आप दोनों का नाम लिखेंगे तो उनकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, पर लिखने के टाइम पे आपने किसका नाम पहले लिखना है उसके लिए एक एग्जाम्पल और एक लास्ट रूल मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आपको दोनों के नाम को लिखने से पहले क्या ध्यान में देना है? देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, एक और बात मैं बता देती हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट के नेम के लिए फॉलो करते हैं। अगर हम यूज करें डाई, ट्राई और टेट्रा अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो फिर इन वाले नेम्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए नहीं देखा जाता है। क्लियर है? हम लोग यूज किसको करेंगे? सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम की तरफ ध्यान देंगे। तो एग्जांपल आपके सामने, इसको चेक करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है अगर ये होती है, सपोज मैं इसको हमारी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये यहां से लेके ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन को क्या मैं नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 and this is 9। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे तरीके से नेमिंग करके देख लेते हैं, दूसरे किनारे की तरफ से नेमिंग करके देख लेते हैं। सपोज मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब आप देखेंगे कि आपको कौन सी नंबरिंग सही लग रही है, तो आपको क्या करना है? चेक कर लो हमारी ब्रांच यहाँ से कौन से नंबर पर आ रही है? 3 पर, और यहाँ से भी 3 पर, यहाँ से आ रही है 7 पर, यहाँ से भी 7 पर, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो इच्छा हो आप वो नेमिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी आए वो नेमिंग यूज करो। अब आप देखोगे कि हमारा ये जो थर्ड कार्बन एटम है, यहाँ से भी थर्ड पे, यहाँ से भी थर्ड पे, कोई बात नहीं है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, एक को थर्ड और एक को 7 आप बड़े आसानी से रख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो ब्लैक वाली नंबरिंग है इसे हटा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों हमें सेम मिल रहा है तो उसमें कोई बात नहीं। अब आपको पता है ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, यहाँ पर ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 पे मेरे पास जो 2 ब्रांचेज है, ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। अगर ये एक कार्बन है तो आपको बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल कर देनी है, यानी यहाँ पे H3 लगेगा। यहाँ पे भी एक कार्बन है, H3 एक वैलेंसी इसकी ऑलरेडी फुलफिल है। यहाँ पे 2 कार्बन है, दोनों इस पॉइंट से, इस 7th कार्बन से कनेक्टेड हैं और दोनों आपस में भी कनेक्टेड हैं, यानी ये मिथाइल नहीं बल्कि ये कौन सी ब्रांच है? इथाइल वाली ब्रांच है। क्लियर है? अब आपको एक ब्रांच, 2 ब्रांच जो है वो तो आपको दिख रही है मिथाइल वाली, एक ब्रांच जो है वो आपको दिखाई दे रही है इथाइल वाली। अब दोनों में झगड़ा है कि मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, तो आपको क्या कहना है? चुप करके बैठो, हमने रूल पढ़ लिया है, हमें पता है हमें किस तरह से दोनों का नाम अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? विल यूज लाइक दिस। आप 7 दे दो या यहाँ से 3 दे दो। चलो मैं यहाँ से 7 दे देती हूँ, बाद जिसका नाम लिखना है उसको बाद वाला नंबर दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ही तो है नंबरिंग देने वाले। तो यहाँ से स्टार्ट कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। ओके, अब आप देखो कि 3 पे आपको क्या दिख रहा है?
इथाइल, तो इथाइल का नाम मुझे पहले लिखना है बिकॉज ई जो है वो पहले आता है। फिर मुझे 7 पे मिथाइल लिखना है, 7 पे दूसरा भी मिथाइल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 7,7 मिथाइल कितने हैं 2, तो डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। और फिर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनी 9 की, तो हम क्या लिख देंगे नॉनेन। ये आपका हो गया इसका करेक्ट नेम। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं 7,7 डाई मिथाइल, तो ये आपका इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज आपको अच्छे से बता दिया है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने क्या कर लेना है, ई और एम की अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा किया हुआ जो नेमिंग है वो खराब हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है बात? ये सारे रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाना चाहूँगी, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। वो एग्जांपल्स हैं फॉर यू, ताकि आप उनकी नेमिंग थोड़ा अच्छे से कर सकें। और बस आपने रूल्स सारे सीख लिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ रूल्स नहीं है। यही रूल्स जो है वो आपको यूज़ करने हैं, समझने हैं और सीखने। लेकिन कब? जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ जिनकी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देती हूँ। क्लियर है बात? चलिए, सपोज वी आर टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल लाइक दिस। ये आ गया आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, एक चेन आपको यहाँ दिख रही है, एक चेन आपको यहाँ दिख रही है। ओके, अब सबसे पहला रूल क्या था? हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। दो तरफ से मेरे पास क्या आ रही है 7 आ रही है, और दोनों तरफ से अगर मैं 7 करती हूँ तो ब्रांचेस में मेरे पास 7 बनती है। तो चलो भाई मैं सीधा सीधा ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, है ना। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्यों सिलेक्ट करूँ, मैंने सीधा सीधा ही कर लिया। अब नंबरिंग देनी है 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ से 4 पे जा रहा है, यहाँ से ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको दिख रहा है इस ब्रांच में इस चेन में दो ब्रांचेस हैं जो कि 3 नंबर और 4 नंबर पे, लेकिन ब्रांच दोनों सेम है। तो हम क्या लिखेंगे इसका नेम 3,4। ब्रांचेस कौन सी? इथाइल, लेकिन दो है तो डाई इथाइल। 3,4 डाई इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन है हमारी 7 कार्बन की, तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड के कारण हेप्टेन। क्लियर है बात? समझ आ गई आई थिंक? नोट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। ये आपको दे दी है 4 5 6 1 2 1 1 और एक 1 यहाँ देख लो। ओके, लाइक दिस वी आर गिवन एन एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। हर तरफ से 6 हो रही है, आपकी जो मर्जी आए वो, ठीक है। तो कौन सी हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस दिख रहा है और हमारे 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये वाली सिलेक्ट कर लूँ। ओके, ये वाली जो है मैंने सिलेक्ट कर ली। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे 1 2 3 और 4 ब्रांचेस मिल रही है, इसलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 या 1 2 दोनों से 2 पे आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो मैं नंबरिंग यहाँ से कर लूँ 1 2 3 4, दूसरी ब्रांच 4 पे आएगी, यहाँ पे 1 2 3 पे आ जाएगी दूसरी ब्रांच, यानी लोवेस्ट सम के अकॉर्डिंग मेरी नंबरिंग यहाँ से ठीक रहेगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। नेम क्या बनेगा इससे? आपके पास 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है और 3 पे इथाइल भी है। और हमें पता है अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं तो हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 3 पे सबसे पहले इथाइल मुझे लिखना पड़ेगा, इथाइल का ई सबसे पहले आ रहा है। देन 2 3 और 5 पे है मिथाइल, 2 3 और 5 पे है मिथाइल। कितने हो गए? ट्राई मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की, तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड के कारण एन, तो इट इज 3 इथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हो गई बात दिमाग में एग्जाम्पल से? ओके, लाओ कुछ और एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। बस ये प्रैक्टिस जो है ना, अलग अलग कंपाउंड्स की नेमिंग करने की ये प्रैक्टिस जो है, यही आपको परफेक्ट करेगी। अब देखो यहाँ पे
1 2 3 4 एग्जाम्पल आप करें नहीं कि जो रूल्स है वो अपने आप आपके दिमाग में आने लग जाएंगे, अरे नहीं यार यहाँ पे भी लगता है मेरी गलती हो गई है, तो आप अपने आप से क्या करेंगे, रूल चेक करेंगे और आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सपोज समथिंग इज गिवन लाइक दिस, कार्बन 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 अगेन कार्बन अगेन कार्बन, ये कार्बन और इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर है। ओके, और लॉन्गेस्ट चेन हमारा सबसे पहला रूल जो है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 नहीं चलेगा, 1 2 3 4 नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी थी, 7 कार्बन की थी। आओ हम लोग 7 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लिया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये हमारी कलेक्ट बिल्कुल करेक्ट सिलेक्शन है ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग 1 2 3 पे आ रही है, 1 2 3 पे आ रही है, कोई बात नहीं जी, कहीं से भी नंबर कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे मिलती ब्रांचेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे, आपको पता है 3 पे हमारी ब्रांचेस है, कौन सी है, दोनों मिथाइल है, यहाँ पे भी दोनों मिथाइल है, यानी 3 3 और 5 5 डैश कितने हो गए, 4 हो गए, तो टेट्रा मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन हमारी 7 कार्बन की है, तो हमने यहाँ लिख दिया हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, हेप्टेन। क्लियर है बात। अब बेटा कुछ एग्जांपल्स लाइन डायग्राम वाले हम लोग चेक कर लेते हैं। सपोज आपके सामने स्ट्रक्चर दी हुई है कुछ इस तरह से, ओके तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हमें दिख रही है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पे किया तो 2 पे और 4 पे ब्रांच की, यहाँ से करती 1 2 3, 3 पे ब्रांच जाती जो कि इनकरेक्ट है। अभी जो ब्रांचेस है ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हम इनका नेम कैसे लिखेंगे, इट इज 2,4 डाई इथाइल, दोनों ब्रांच इथाइल की है, नहीं 2 4 ये दो 4 ब्रांचेस हैं और चारों ब्रांचेस किसकी है, मिथाइल के, सो इट इज 2 2 4 4 अगेन टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन बनी 6 कार्बन की, तो हेक्स और सिंगल के कारण एन, हेक्सेन। क्लियर है एग्जांपल्स। आई थिंक आपने ये देख लिया है कि हमने खूब प्रैक्टिस कर ली है। अभी भी आप चाहते हैं तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई विल गिव यू सम क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, जिससे आप परफेक्ट होते जाएंगे। ओके, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस की तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, जिससे रूल्स जो है वो भी दिमाग में एकदम छप जाएंगे। अगर आप रूल्स को रिवाइज करते रहे और एग्जाम्पल नहीं करें तो रूल्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बात। आपका जो कन्फ्यूजन है वो तो आपके एग्जाम्पल्स, आपकी प्रैक्टिस जो है वही क्लियर कर सकती है। जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे, अगर गलती नहीं करी तो किस चीज़ से सीखोगे। क्लियर है बात। आइए आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड कंपाउंड्स, ये मैंने आपको बता दी है। ब्रांचिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस जो है हमारे मेन चेन के अलावा जो भी हमारे पास बच जाता है, वो हर स्ट्रक्चर, वो हर एटम, वो हर ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। ब्रांचेस जो है इट कैन बी मोर देन 1 इन नंबर, हमने नेमिंग करके देख ली है। सबसे बड़ी बात, ब्रांचेस जो थी अभी तक हमने देखी है कि किसकी हो सकती है, ओनली ऑफ एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप आप पढ़ चुके हो, दिस इज मिथाइल, C2H5 जो है इसे हम इथाइल कहते हैं, C3H7 जो है इसे हम प्रोपाइल कहते हैं, C4H9 जो है इसे हम ब्यूटाइल कहते हैं। और इसमें मैंने आपको बता दिया है, ब्यूटाइल में एन आइसो, एन होता है, आइसो होता है, सेकेंडरी होता है, तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें कोई और बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जब हम लोग सफिक्स में हम लोग जब कॉम्प्लेक्स सफिक्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, तब वहाँ पे इस तरह की एग्जांपल्स की, इनकी कॉमन नेमिंग की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको मैं कॉमन नेमिंग जो है वो भी सिखाती जाऊंगी। ओके एवरीबॉडी। अब देखो बेटा, ये जो टेबल आपके सामने है, दिस इज शोइंग सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स।
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको कल बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ एटम या वो एटम जो क्या करता है, हमारे हाइड्रोकार्बन की पहचान बना देता है, उसकी आइडेंटिटी को बदल के रख देता है और फिर वही उसकी प्रॉपर्टीज़ को और उसके नेम्स को भी डिसाइड करता है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो चेक करते हैं। सबसे पहला और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको दिख रहा है यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कार्बन है तो COOH, इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं COOH। ये हमारा पूरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है। अगर ये किसी चेन में आ जाता है तो हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। अगर ये चेन में नहीं आता है तो इसका प्रीफिक्स लगता है कार्बोक्सी। इसका प्रीफिक्स लगे ऐसा बहुत रेयरली होता है क्योंकि ये सबसे हायर ऑर्डर वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ये जहाँ पे भी मौजूद होता है हम इसे चेन में लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसे चांस हो सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग मोर देन 2 COH ग्रुप, तब आपको किसी ना किसी एक को लीव करना पड़ता है। तो उस वक्त आप क्या करते हैं, एक के लिए कार्बोक्सी और दूसरे बाकी जो चेन में आ गए हैं COH ग्रुप, उनके लिए आप क्या करते हैं, ओइक एसिड वाला सफिक्स लगा सकते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल यहाँ पे दिया कि इथेन है और इथेन के साथ COH ग्रुप जुड़ा है तो उसका नाम क्या बन जाएगा, इथेन प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर हो रही है बात आई थिंक। तो ये एग्जांपल्स जो हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ वो मैं आपको करवाऊंगी डिटेल में, अभी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स आपको बता रही हूँ। फंक्शनल ग्रुप हर एक तरह के एल्केन एल्काइन पे इन पे रिलेटेड, इन पे अटैच करके हम लोग इनकी भी नेमिंग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप की जो नेमिंग है वो किस तरह से हो सकती है अगर हमने उनको अटैच किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात। सेकेंड देखिए, सेकेंड जो है ये इससे कम प्रायोरिटी वाला है इसलिए हमने इसको सेकेंड नंबर पे रखा है। इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का ये दिखाई दे रहा है आपको। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं SO3H से। ये सल्फर की साइड से किसी कार्बन से अटैच होता है SO3H। ठीक है, इसके लिए अगर ये हमारी चेन में आता है तो हम यूज करते हैं सफिक्स विच इज नोन एज सल्फोनिक एसिड। अगर ये नहीं आता तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है सल्फो। अगर ये दोनों आपके साथ होते हैं तो आप इस वाले को प्रीफिक्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप को एज अ सफिक्स यूज करते हैं। जैसे अगर ये बेंजीन के साथ जुड़ा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमने क्या किया, इसका सफिक्स यूज किया है सल्फोनिक एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज एस्टर। यहाँ पे क्या है, C≡O≡C या फिर यहाँ पे R हो सकता है। R मतलब एल्काइल ग्रुप हो सकता है। इस तरह की स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं COOR। क्लियर है। इसको, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। क्लियर है। यदि ये हमारी मेन चेन में आ गया तो हम इसके लिए यूज करते हैं O8 वर्ड यूज करते हैं एज अ सफिक्स। अगर नहीं आता है तो हम लोग यूज करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल एज अ प्रीफिक्स। वैसे जनरली चेन में आता ही है। तो देखो एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल इथेनोएट। एग्जाम्पल्स मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगी। एक एग्जाम्पल से ये बातें नहीं समझ आ सकती है, इवन आई नो दिस थिंग। तो हम लोग और ज़्यादा डिटेल में इन एग्जाम्पल्स को सिर्फ इन ग्रुप्स को ही नहीं, हर एक ग्रुप से रिलेटेड एक लंबी टेबल, उसमें हर तरह के कंपाउंड को, कंपाउंड का नेम, कंपाउंड की स्ट्रक्चर और उसकी डिटेल स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात। देखिए अगला जो है 4th नंबर पे, इट इज नोन एज एसिड हैलाइड। स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ROCl। ठीक है, दिस इज नोन एज ROCl। अब Cl है तो ये क्लोराइड है, अदरवाइज यहाँ पे हम इसको ROX लिख सकते हैं। X इज फॉर हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे Cl है तो वो बन गया हमारा क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर ये मेन चेन में आता है तो हम सफिक्स यूज करते हैं विच इज नोन एज ऑयल हैलाइड। अगर नहीं आता है तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं विच इज नोन एज हेलो कार्बोनिल। क्या कहते हैं उसको, हेलो कार्बोनिल। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिखा है इथेन। इथेन के साथ अगर ऑयल क्लोराइड जुड़ा है तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड। ओके एवरीवन। अब देखिए एमाइड अगला ग्रुप है, एमाइड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R। इसका मतलब क्या है, ONH2। ठीक है, ONH।
NH के पास में क्या लिखा हुआ है, एल्काइल ग्रुप। अब ये जो है इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। नाइट्रोजन जो है अमोनिया बनाती है तब इसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने जोड़ दिया है C डबल बॉन्ड O लाइक दिस, तो ये जो वैलेंस है कार्बन की यहाँ पे हमने जोड़ा हुआ है N R, हमारा एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे हो जाएगा NH2। तो आप इसको इस तरह से, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे R2, इसका मतलब क्या है, R C डबल बॉन्ड O NH2, या NH एक हाइड्रोजन हटाए तो एक और R यहाँ लगा दिया, RCON। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक मैंने हटाया तो एक की जगह मैंने एक एल्काइल ग्रुप लगाया, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है उसको भी मैंने हटा दिया, तो मैं कितने एल्काइल लगाऊंगी, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए। तो यहाँ पे जो R2 लिखा है दैट इज फॉर दीज 2 NR2, यहाँ पे NHR, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन तो एक एल्काइल ग्रुप, और अगर एक भी नहीं है तो RCONH2। इस ग्रुप को CONH2 को हम कहते हैं एमाइड। क्लियर है बात एवरीवन? अगर हमारा एमाइड ग्रुप हमारे मेन चेन में आ जाता है तो हम इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एमाइड या कार्बोक्सेमाइड। अगर ये मेन चेन में नहीं आता है, किसी कारण से हमें इसे लीव करना पड़ता है, तब हम प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बेमॉइल या एमिनो कार्बोनिल, या तो कार्बेमॉइल या फिर एमिनो कार्बोनिल। इन सब के स्ट्रक्चर और डिटेलिंग में आपको डिस्कस कराऊंगी फिर से जब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। अभी के लिए आप लोग ये नोट डाउन करेंगे टेबल, क्योंकि ये टेबल इस तरह से अरेंज है जिसमें आपको इनका प्रायोरिटी ऑर्डर पता चल रहा है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि किसी कंपाउंड में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, COH है, और उसमें एमाइड भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो चेक करना पड़ेगा। COH जो है वो सबसे प्रायर ग्रुप है, उसको आपको हमेशा मेन चेन में उसके कार्बन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। एमाइड को आप एज अ प्रीफिक्स या अपने मेन चेन से बाहर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ, ये सीक्वेंस इनका प्रायोरिटी ऑर्डर का ही है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको नोट डाउन करते रहें। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर ये ग्रुप यहाँ पे इथेन के साथ जुड़ा है तो नाम क्या बन जाएगा, इथेनएमाइड। इथेन प्लस एमाइड इज नोन एज इथेनएमाइड। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 फंक्शनल ग्रुप दिखाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर जिसके लिए हम O8 वर्ड यूज करते हैं, एसिड हैलाइड और एमाइड। क्लियर है? इनका खुद का जो रिस्पेक्टिव कंपैरिजन है वो आपको इसी टेबल के अकॉर्डिंग पता चलता है। अगर 2 या 3 इनमें से 2 या 3 तरह के जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही हाइड्रोकार्बन में आ गए हैं, प्रेजेंट हैं, फिर आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपको किस कंपाउंड को अपना प्रीफिक्स यूज करना है और किसके लिए आपको सफिक्स लगाना है, वो तो आपको खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन उस प्रैक्टिस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, किसके सामने किस फंक्शनल ग्रुप के सामने हम दूसरे को प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, समझ आ रही है बात? आओ कुछ और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब आपके पास है 6th नंबर पे अगला फंक्शनल ग्रुप जिसमें लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे कहते हैं नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है RCN। अगर ये कंपाउंड, ये जो ग्रुप है इसका कार्बन हमारी चेन में आता है तो हम इसके लिए यूज करते हैं नाइट्राइल वर्ड एज अ सफिक्स। अगर नहीं आता तो हम इसकी जगह प्रीफिक्स यूज करते हैं और वो होता है साइनो। गेटिंग माय पॉइंट्स एवरीबॉडी? जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये इथेन के साथ प्रेजेंट होता है तो हम इसका नाम लिखते हैं इथेन नाइट्राइल। देन 7th नंबर, हैव अ लुक ऑन 7th नंबर आल्सो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यहाँ पे ROH हो सकता है या CHO। CHO को हम एल्डिहाइड कहते हैं, इसे शॉर्ट में हम इस तरह से लिखते हैं CHO। अगर आपको ये मिलता है तो यही है इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको दिखाई हुई है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं है। जैसा मैंने बनाया वहाँ पे आपको लगेगा कि कार्बन तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, नहीं, स्ट्रक्चर तो यही करेक्ट है जो यहाँ पे आपके सामने बनाई हुई है, यही करेक्ट है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कार्बन से बॉन्डेड है विद अ डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन जो है इस तरह से, इससे ही किसी से भी बॉन्ड कर सकता है, किसी एल्काइल ग्रुप से। अगर हमारा ये कार्बन जो इस फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, अगर ये कार्बन हमारी मेन चेन में आता है तो हम यूज करते हैं सफिक्स L। क्या यूज करते हैं? L। अगर ये नहीं आता है तो हम उसकी जगह प्रीफिक्स हमें यूज करना पड़ता है, और वो प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। क्लियर है? फॉर्माइल इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड CHO ग्रुप। ओके एवरीबॉडी,
अगला चेक कीजिए, नंबर 8 पे मैंने यहाँ पे अरेंज किया है कीटोन को। कीटोन की स्ट्रक्चर आपके सामने बहुत सिंपल सी, बहुत सीधी सी स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O। ये जो स्ट्रक्चर इसको इस तरह से लिखा गया है, C डबल बॉन्ड O, यही वाली स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के दोनों एंड्स फ्री है, यहाँ पे R हो सकता है, यहाँ पे R हो सकता है, यानी इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखोगे ये कभी भी आपके कॉर्नर पे नहीं आता है, हमेशा आपके कार्बन चेन के सेंटर में कहीं ना कहीं आएगा ये। अगर ये काउंट होता है इसका कार्बन जो यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर ये कार्बन यहाँ काउंट हो जाता है आपकी मेन चेन में, तो आप यूज करते हैं सफिक्स विच इज नोन एज ऑन, ONE ऑन। इसको ऑन कहेंगे, यहाँ पे वन नहीं कहेंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 प्रोपेनॉन, इसको कहते हैं प्रोपेनॉन, ना कि प्रोपेन 1, ऐसा नहीं हम इसको करते, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऑन। क्लियर है। और अगर गलती से या किसी और प्रायर फंक्शनल ग्रुप के कारण हमें इसे चेन से छोड़ना पड़ रहा है, तो हम यूज करते हैं ऑक्सो। क्या यूज करते हैं, ऑक्सो एज अ प्रीफिक्स फॉर दिस ग्रुप, जिसे हम कह रहे हैं कीटोन। ओके एवरीबॉडी। अगला देखिए नाइन्थ नंबर पे हमने लिखा है एल्कोहल। एल्कोहल क्या स्ट्रक्चर है इसकी, OH। ये जो यहाँ पे वैलेंसी खाली यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसे जनरली ROH से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा ये डायरेक्ट ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है जो हमारी मेन चेन में आ रहा है, तो हम यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं विच इज नोन एज ऑल। ठीक है, कौन सा सफिक्स है, ऑल, OL, ऑल। और अगर ये हमारे कार्बन चेन में, मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, तो फिर हम इसका सफिक्स यूज नहीं कर सकते, और उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रीफिक्स, और वो प्रीफिक्स लगेगा हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी किसके लिए लग रहा है, एल्कोहल के लिए, OH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स, और ऑल क्या है, OH ग्रुप का सफिक्स है। क्लियर है बात। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मीथेनॉल, तो मीथेन तो था ना नॉर्मल, अगर उस मीथेन के साथ आपका OH ग्रुप जुड़ गया है तो नाम क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। आप सिर्फ इन एग्जाम्पल्स पे ध्यान ना देना, ये सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन के लिए है। एग्जाम्पल्स आपको एक एक करके मैं बहुत डिटेल में स्टडी कराऊंगी इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स की, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे लिखा है 10th नंबर पे, दैट इज SH। ये जो है सल्फर है, SH। ठीक है, सल्फर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं थायो। अब ये OH होता तो एल्कोहल होता, यहाँ पे सल्फर आ गया तो थायो के कारण हम इसे क्या कह देते हैं, थायोल। क्लियर है, थायोल। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है थायोल। यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री है यहाँ पे R है। क्लियर है। अगर ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अगर वो कार्बन हमारे मेन चेन में आता है, तो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं विच इज नोन एज थायोल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मीथेन के साथ जुड़ा है तो मीथेन थायोल। ओके। अगर ये नहीं आता है, हमें छोड़ना पड़ता है इसे को, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स कौन सा है, मर्कैटो। क्लियर है, कौन सा प्रीफिक्स हमने यहाँ पे यूज किया है, मर्कैटो। ओके। अब नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पे है एमीन, पहले हमने पढ़ा था एमाइड। एमाइड में क्या पढ़ा था, याद करो, C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसा था हमारा एमाइड। लेकिन अब क्या है, इट इज जस्ट NH2। अगर ये सीधा एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तब हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं एमीन। ओके एवरीबॉडी। अगर ये एमीन है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इस नाइट्रोजन से 2 में से 1 हाइड्रोजन हटा दूंगी तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, तो इस नाइट्रोजन के साथ मैं एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ सकती हूँ। अभी भी इसके पास एक और हाइड्रोजन है, मैंने वो हटा दिया, तो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। क्लियर है। तो ये R2 इस कारण से लिखा है यहाँ पे, एक R जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक हमने जोड़ा तो NHR, दूसरा जोड़ दिया तो NR2, तो दिस इज फॉर NR2, यानी मैंने दोनों हाइड्रोजन हटा के दोनों एल्काइल ग्रुप्स जो हैं उनको जोड़ा है। आई होप समझ आ रही है आपको बातें सभी को। एवरीवन टेकिंग केयर, स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे सभी फंक्शनल ग्रुप की, नोट डाउन करते रहोगे इनकी नेमिंग को। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप मैं आपके साथ एक ही टेबल में लेके आई हूँ, अदरवाइज आपको कहीं पे भी एक साथ में ये किसी टेबल में अवेलेबल नहीं होंगे। इनके सभी के सफिक्स, इनके सभी के प्रीफिक्स, इनके सबके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज रिलेटेड इन दिस सिंगल टेबल। अगला देखिए, अगर ये आपके सामने स्ट्रक्चर आती है तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे एमीन एज अ सफिक्स।
और अगर ये हमारे मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, हमें इसे लीव कर देना पड़ रहा है, तो हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में एमिनो। जैसे अगर यहाँ पे आ गया तो हमने क्या किया, मिथाइल एमीन वर्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, जब हम फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी करेंगे ना बेटा डिटेल में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे और एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसको मीथेन से जोड़ेंगे, इथेन से जोड़ेंगे, प्रोपेन से जोड़ेंगे, एल्कीन से भी जोड़ेंगे, एल्काइन से भी जोड़ेंगे। तो जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे उस वक्त आपको जिस फंक्शनल ग्रुप के लिए जिस तरह की नेमिंग जरूरी है, यानी कहीं कहीं पे आप लोग क्या करेंगे, कॉमन नेमिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी और IUPAC भी पढ़नी पड़ेगी। IUPAC नेमिंग तो आप बना सकते हो, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, इस पे जो रूल्स आपको बताए हैं बस उनकी प्रैक्टिस करते जाओ, उनको फॉलो करते जाओ, आपको समझ आ जाएगी बात। लेकिन कॉमन नेमिंग का ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप उन नेम्स को बना सको, आपको वो रटने ही पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन नेमिंग जो है वो इस बात पर बेस्ड होती है कि आपने जो भी कंपाउंड की आप बात कर रहे हैं, वो जो कंपाउंड है आपको सबसे पहले किस सोर्स से मिला। क्लियर है? जैसे एग्जांपल आपको बता देती हूँ, अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है खट्टी सी, वो सबसे पहले विनेगर से मिला था। और विनेगर जो है उसको लैटिन में हम लोग एसिटम कहते हैं। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में उसका नाम है एसिटम। तो एसिटम से उसको ऑब्टेन किया गया उस एसिड को, तो उसका नाम क्या पड़ गया, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये तो एसिटिक एसिड जिनको पता है वो जानते हैं, बट उसका IUPAC नेम क्या होगा, जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था इथेनॉइक एसिड, वो सभी को पता है। इथेनॉइक एसिड का मतलब 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं जैसे ही कहती हूँ प्रोपेनोइक एसिड तो एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगा 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात, समझ रहे हो? तो कुछ नेम्स ऐसे होते हैं लोकल लैंग्वेज में जिनसे कंफ्यूजन हो सकता है और आइडेंटिफाई नहीं होता। जैसे मुझे तो पता है एसिटिक एसिड, लेकिन सभी को नहीं पता। ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड में जरूरी नहीं है कि इथेनॉइक एसिड को ही एसिटिक एसिड कहा जाए, तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, IUPAC। और इसलिए हम लोगों ने क्या सीखा है, IUPAC नेमिंग के सारे रूल्स हमने सीखे हैं। क्लियर है? आई होप ये टेबल आपको समझ आ गई है अच्छे से। ये देखिए, अब जो टेबल आपके सामने मैंने रखी है, देखिए इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमेशा आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ करना है। क्लियर है? जैसे आपके पास कोई भी हैलोजन आ गया, ये देखिए हैलोजेंस, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये किसी भी तरह का यदि हैलोजन आपके सामने है तो इनका हमेशा प्रीफिक्स लगता है। कभी भी आप इसको सफिक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये IUPAC ने ये रूल बनाया है जो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर ब्रोमीन है किसी कंपाउंड में तो हम क्या लिखते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो यूज करते हैं। क्लियर हुई बात दिमाग में? अब समझ आने लग गई है नई बात? क्लियर है? तो ये जितने भी तरह के हैलोजेंस है, जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ये जो कंपाउंड है यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, तो हमने क्या लिखा है, 3 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन ब्रोमीन, पेंटेन ब्रोमाइड, ब्रोमीन लास्ट में नहीं लगाया, पहले लगा दिया है, यानी ये क्या बनता है, हमारा प्रीफिक्स बनता है। क्लोरीन के लिए देखो 2 क्लोरोहेक्सेन, यहाँ पे भी हमने इसको पहले लगाया एज अ प्रीफिक्स। यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन, यहाँ भी हमने पहले लगाया है। 2 आयोडोब्यूटेन, यहाँ पे भी पहले आ गया। 2 क्या है, ये इसकी पोजीशन मेंशन कर रहा है। ये बातें आपको समझ आ जाएगी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा। क्लियर हो रही है बात? अगला देखिए OR, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास आपके मेन चेन में कोई इस तरह से जुड़ा हो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप है, तो हम इसे क्या कहते हैं, एल्कोक्सी, यानी एल्केन के साथ ऑक्सीजन बन जाता है एल्कोक्सी। जैसे ये मीथेन के साथ ऑक्सीजन है तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कह देंगे मिथॉक्सी। क्लियर है? अगर ये होता C2H5 विद ऑक्सीजन तो हम इसे कह देते इथॉक्सी। तो इसका भी हमेशा क्या बनता है बेटा, हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन। किस तरह से इनकी नेमिंग होगी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं आपको हर एक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग जो है डिटेल में डिफरेंट ऑफ एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट बनेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कितने वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं, जानने हैं, पहचानने हैं, जो ज़रूरी भी है आपके लिए, ठीक है, उनसे सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। क्लियर? N3 को हम कहते हैं एजाइटो, ठीक है,
N3 को हम कहते हैं एजाइडो और हम इसे एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं हमेशा। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है, दिस एजाइडो इज प्रेजेंट 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसका नाम क्या बन गया, एजाइडो प्रोपेन। प्रोपेन एजाइड नहीं बना है, नाम क्या है, एजाइडो प्रोपेन, यानी ये हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होता है। अगला देखिए NO2 नाइट्रो, NO2 को किस नाम से जाना गया है, नाइट्रो, और ये जो नाइट्रो है ये हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में लगेगा, कभी भी इसका सफिक्स जो है वो यूज नहीं होगा। जैसा कि एग्जांपल आपको दिख रहा है 1 2 कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो हम इसे क्या कहेंगे, नाइट्रो इथेन। इथेन नाइट्रो नहीं कहेंगे, नाइट्रो इथेन। यानी जो लास्ट टेबल अभी अभी मैंने आपके सामने रखी है, ये टेबल आपको कौन से फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बता रही है, वो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप विच आर नेवर यूज्ड फॉर सफिक्स, इनका हमेशा प्रीफिक्स लगता है। कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अच्छे से आपने जो मैंने टेबल आपको बताई है उसको आप नोट डाउन कर लो, उसको देखो, समझो, लर्न करने की कोशिश करो। नहीं लर्न होता कोई बात नहीं, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको धीरे धीरे जब मिक्स मैच करवाऊंगी ना डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का, ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, 3-4 तरह के फंक्शनल ग्रुप एक साथ एक एक कंपाउंड में दे दिए, तो जो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है ये भी आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, इसमें भी आपको जो है डाउट नहीं रहेगा। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ आई है और आपने ध्यान से इसको सुना है, समझा है, नोट डाउन कर लिया है। इसी टेबल की हेल्प से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स फॉलो करेंगे और डिटेल में हमारी जो IUPAC है उसमें नॉलेज गेन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।